हेलो माय नीट हसलर्स, हाउ इज़ योर डे गोइंग। आई होप आपका प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। तो उस प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट देने में आ गई हूँ। क्विज़ हमारा जो हमारे वेबसाइट पे जा चुका था, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और अगर इस चैनल पे आप न्यू हो तो डेफिनेटली गो चेकआउट आ क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट। उसमें आप जाइए, आप सारे वीडियोस को देखिए। हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है। क्विज़ अभी लिविंग वर्ल्ड का हम करने जा रहे हैं, जिसका डिटेल डिस्कशन मैंने जैसे बोला था कि क्विज़ आप वहाँ दोगे वेबसाइट पे और डिटेल डिस्कशन उसका यूट्यूब पे होने वाला है। तो हम आज से डिटेल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं क्विजेस के भी, ठीक है। क्विज़ आप अभी फ्रीली अवेलेबल है, आप जल्दी से क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि फ्यूचर के सारे क्विजेस का एक्सेस आपके पास प्रॉपरली रहे। मिड मॉक टेस्ट के भी एक्सेस आपको तभी मिलेंगे जब आप इस कोर्स में एनरोल कर लोगे। इट्स जस्ट फॉर 551। इफ़ यू आर न्यू, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। मैंने चैनल पे एक गाइडिंग वीडियो भी डाल रखा है, हाउ टू बाय द क्रैश कोर्स। किसी भी गलती किए बिना आप डायरेक्टली उस वीडियो को फॉलो करके आप कर सकते हो। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ के डिस्कशंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, जो कि लिविंग वर्ल्ड का है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा प्रॉपरली जब मैं समझा रही हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला बात जो आपको नीट देने से पहले पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन आप तब कर सकते हो या फिर आप सेलेक्ट ऑफ आंसर आप तब कर सकते हो जब आप जानो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, नॉट इनकरेक्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल गोल कर लेना है, नॉट इनकरेक्ट। Unless and until you understand the question what they are trying to ask, you cannot answer the question। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नॉट इनकरेक्ट पहले मार्क करना है। ग्रोथ के बारे में बातें हो रही है, ग्रोथ हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी वाला सेशन लिया है तो आपको पता होगा। हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ पढ़ा था। पहला क्या था, इंक्रीज इन मास, एंड सेकंड क्या था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारा, ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है डिफाइनिंग फीचर? क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर था या नहीं था? ग्रोथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, राइट। डिफाइनिंग क्यों नहीं था भाई? आंसर तुरंत तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए। डिफाइनिंग इसीलिए नहीं था बिकॉज नॉन लिविंग थिंग भी तो बढ़ते हैं। इंक्रीज इन मास, बोल्डर्स, सैंड ड्यून्स, ठीक है, सब तो होता है। उनका भी आइसबर्ग्स का बढ़ रहा है ना, मास बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये डिफाइनिंग फीचर तो नहीं हो सकता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ फीचर हो सकता है, और कौन सा फीचर हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो गया भाई। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मार्क करने लायक, वो आप देखिए। इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट थे या एक्सक्लूसिव इवेंट थे हायर ग्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में? वो आप मुझे बताइए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा था जब मैं पढ़ा रही थी, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। दे वेर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किसके पास भाई? प्रिमिटिव नहीं, हमारे पास हायर ग्रेड के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे। दैट मीन्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ अलग अलग होता है, वो कंबाइंड नहीं होता है। जैसे कि अमीबा में है, या फिर आप मान लीजिए कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है बाय बाइनरी फिशन। अगर एक ऑर्गेनिज्म दो बन जाता है तो उसका ग्रोथ भी वही है, उसका रिप्रोडक्शन भी वही है। यही इसका मतलब होता है ग्रोथ इंक्लूसिव। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वेयर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब ग्रोथ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, और वो दोनों एक ही चीज़ है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। पर क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही चीज़ है? क्या आपका शरीर अभी ग्रो कर रहा है और आप अगर आपके ऑफस्प्रिंग्स आप जन्म देते हो, तो क्या वो दोनों एक ही बात है? नहीं, हमारे में अलग चीज़ है, डिस्टिंक्ट है ये। तो इसका मतलब हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये अलग होता है। दैट मीन्स इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट इंक्लूसिव। सो ये गलत हो जाता है। अब आता है थर्ड स्टेटमेंट पे। इन एमीबा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इज इट? अभी जैसे कि हमने बताया, एमीबा भी क्या होता है, डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, और उसका दो बनता है। डिवाइड होता है कैसे? नॉर्मली माइटोसिस करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही होता है एमीबा में, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? नॉट इनकरेक्ट, मतलब इट वॉज आस्किंग फॉर द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो इंक्रीज इन सेल मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। डेफिनेटली, यही तो हम जानते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये हमारे क्या होते हैं ग्रोथ के। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही चीज़ याद रखना है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था?
ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे, इंक्रीज इन सेल मास, ठीक है, एंड दूसरा क्या था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोल लीजिए, नंबर ऑफ सेल्स बोल लीजिए, वॉट एवर सूट्स, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व बडिंग एज देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें हमने ये पढ़ा था। चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज यीस्ट एंड पैरामीशियम। इज इट बडिंग होता है पैरामीशियम में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, बडिंग नहीं होता है पैरामीशियम में, यीस्ट में होता है सिर्फ, ठीक है। प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, आप मुझे बताइए हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रा में होता है बडिंग? क्या हाइड्रा में होता है बडिंग? यस, उसमें बड फॉर्मेशन होता है। अब मुझे बताइए प्लेनेरिया में हमने क्या पढ़ा था, प्लेनेरिया में बडिंग होता है या फिर कुछ और होता है? अगर कुछ और होता है तो क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत आंसर क्लिक करना चाहिए। होता क्या है, ट्रू रीजेनरेशन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट इनका बीच से कट जाए या फिर अलग हो जाए तो उस केस में इनके एक एक कटे हुए पार्ट अपने कंप्लीट एक इंडिविजुअल को बना सकते हैं। ये है हमारा प्लेनेरिया का एक अद्भुत क्वालिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब वरदान बच्चे याद रखना होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये वरदान मिला हुआ है कुछ लोगों को, आपको वो जो वरदान मिला है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप खुद को टेंशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का आपको वरदान मिला, उसी तरह प्लेनेरिया के पास क्या वरदान है, ट्रू रीजनरेशन का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला बडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्या है, स्पाइरोगायरा एंड ईस्ट। अब आप बताइए मुझे स्पाइरोगायरा क्या करता है और ईस्ट क्या करते हैं? क्या ईस्ट है? डेफिनेटली ईस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म जो कि आपको पाया जाएगा कि डेफिनेटली बडिंग करता है, वी नो दिस, ठीक है। नाउ कमिंग टू, क्या स्पाइरोगायरा करता है? स्पाइरोगायरा कॉलोनीज बनाता है। स्पाइरोगायरा को हम क्या देखते हैं, कॉलोनीज बनाते हुए, कॉलोनीज बनाते हैं, एंड दे डू नॉट मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, ठीक है। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग, बट वो नहीं करते हैं ऐसे। नेक्स्ट इज ईस्ट एंड हाइड्रा। नाउ वी नो हाइड्रा तो था ही, ईस्ट भी था, तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज विच वन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये था मैच द कॉलम, ओके, मेल हाइब्रिड्स के साथ, ठीक है। तो मेल हाइब्रिड्स के साथ आपको कैसे याद रखना है, मैंने लास्ट में आपको क्लास में करवाया था, ठीक है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे म्यूल के अलावा इस दुनिया में हर कोई क्या फॉलो कर रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो फर्स्ट लेटर से जो होता है वो हमारा मेल काउंटर पार्ट हो जाएगा, मिलता जुलता सा। तो चलिए देखते हैं, टाइगॉन के साथ क्या होना चाहिए भाई, हम तो बिल्कुल पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, तो फर्स्ट वाला तो टाइगॉन से क्या समझ में आ रहा है, टाइगर टाइप कुछ समथिंग, तो फर्स्ट तो टाइगर होगा, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, मेल टाइगर। तो फर्स्ट वाला का हो जाएगा आपका क्या, मेल टाइगर। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। टाइगॉन इज इक्वल्स टू मेल टाइगर प्लस फीमेल लायन, ठीक है। ये जो मिलके बनता है दिस इज, अब आप मुझे बताइए ये स्टेराइल है या फर्टाइल है? याद करिए, स्टेराइल फर्टाइल, स्टेराइल फर्टाइल। आंसर नहीं आया तो गलत चीज़ है, दिस इज फर्टाइल, ठीक है। लाइगर भी फर्टाइल होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अभी है हिनी। ओके, आप मुझे बताइए कि अगर हम हिनी की बात कर रहे हैं तो हिनी से फर्स्ट वर्ड क्या है, एच से क्या समझ आ रहा है, कुछ हॉर्स हॉर्स था, अगर हॉर्स डोंकी का कॉम्बिनेशन है, हिनी और म्यूल हॉर्स एंड डोंकी का ही हाइब्रिड है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम पैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं और हमने बोला म्यूल के लिए सिर्फ एक्सेप्शन है, तो एच से हिनी, एच से हॉर्स, ठीक है। तो याद रखने का ही तरीका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेल हॉर्स आ जाएगा हिनी के साथ। सो आप क्या समझते हैं, देयरफॉर व्हाट इट इज हिनी इज अ हाइब्रिड ऑफ मेल हॉर्स प्लस फीमेल डोंकी। ओके, दिस इज अबाउट व्हाट, हिनी। नाउ ये क्या होते हैं, स्टेराइल फर्टाइल, दिस इज स्टेराइल, ठीक है। ये स्टेराइल है, ये फर्टाइल नहीं है, ओके। नेक्स्ट है क्या हमारा, म्यूल। अब आप मुझे बताइए, एक्सेप्शन तो एक ही केस में था, ठीक है, इसके केस में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और आपके पास ऑप्शन भी एक ही है, इसका मतलब ये मेल डोंकी है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग कभी भी मिलता है तो आपको इस हिसाब से भी सेलेक्ट करना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो सकते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो। म्यूल क्या है, स्टेराइल है, और स्टेराइल होने के अलावा भी उसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, दैट इज वो मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स के साथ ये बनाते हैं क्या, आपका हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू हमारा लाइगर।
टाइगर बहुत ईजी है, जैसे कि आपको फर्स्ट मैंने बोला पैट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से हम जानते हैं फर्स्ट वाला मैम जी मैं लूँगी एल से लायन, ठीक है, और ये होते हैं हमारे फर्टाइल। इतना मेहनत किया तो फर्टाइल तो करना ही था यार, मतलब शेर और बाघ के साथ ये लोग खेल कर रहे हैं, बताओ, ठीक है, तो यहाँ भी फर्टाइल नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। चलिए, मेल लायन प्लस फीमेल टाइगर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यही ट्रिक है, आपको अपने लिए जो ट्रिक अच्छा लगे वो बनाइए, बट याद रखिए चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ मिलता है, चलिए देखते हैं हम ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट है फंजाई। क्या फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? डेफिनेटली होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो भरा पड़ा है देखने के लिए, ठीक है, कितने सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके पास, ठीक है, तीनों ड्यूटेरोमाइसिटीज करता है, बेसिडियोमाइसिटीज करता है, एस्कोमाइसिटीज करता है या फिर फाइकोमाइसिटीज करता है। आप माइंड में तुरंत क्लिक करिए, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता है, ये करता है, ठीक है, ये आपको करते रहना है माइंड में साथ ही साथ। तो फंजाई में तो डेफिनेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आपको हिंट आउट कर दे रही हूँ। फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, कुछ कुछ आपको थोड़ा थोड़ा तो अभी याद आ ही रहा होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया होता है, कोनिडिया के अलावा और क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है, होते हैं, और कुछ होता है, और कुछ होता है, बाकी आप देखिए, आप सोचिए। चलिए, इतना ही है। मेजरली क्या होता है कि सारे जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो इनके फॉर्म्ड होते हैं या तो एंडोजिनसली या तो एक्सोजिनसली, ठीक है, वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में हमने डिस्कस किया है। प्लेनेरिया का हमने क्या बोला, क्या प्लेनेरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? डेफिनेटली। ट्रू रीजनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी है, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया, मैम इतने बुड़बक थोड़ी है हम, वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, हमने देख लिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? ट्रू रीजेनरेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, तो इसका मतलब दोनों में हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नन ऑफ द फॉलोइंग कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक ऑप्शन में भी डाउट है, आपको कभी भी नन ऑफ द अबव तो पहले ही छाड़ देना है भाई, ये नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए देता ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट, अगेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, मतलब कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर, यस, ये तो हमने बता दिया भाई, बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, लाल से लिखूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी नहीं भूलना है इसे, डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा एक ही और तो डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा बताइए? नहीं बताऊंगी अभी क्योंकि ऑप्शन में है, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं पहले से नहीं। चलिए, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो सही बात है, ठीक है, ये भी सही बात है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये अब कंट्रोवर्शियल हो सकता है। चलिए लास्ट वाला पढ़ते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डू दे अफेक्ट, यस और नो? पता नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। अभी तक आंसर आ गया होगा, वैसे करेक्ट आंसर इज विच वन? लास्ट वन, यही करेक्ट है, ठीक है, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, राइट, सो सॉरी माय मिस्टेक, ये करेक्ट है एंड दिस इज इनकरेक्ट। नाउ बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि ये कॉन्शियसनेस ही तो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, अब क्या हो गया? मैंने कुछ लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो, सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली एंड ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स, नहीं होता सब में, गलती मत कर देना, इसलिए मैंने खास करके ये क्वेश्चन डाला है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही पाया जाता है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है बाबा? डिफाइनिंग फीचर इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉट एट ऑल सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले स्टेटमेंट को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, रिकॉल करा देती हूँ आपको। फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेफिनेटली फोटो पीरियड इंपैक्ट करता है, ठीक है। अब प्लांट्स का आप सोचिए, प्लांट्स में कैसे करता है? 3 तरह के प्लांट्स हमने पढ़े थे जब हम रिवाइज कर रहे थे, कौन सा? लॉन्ग डे प्लांट, जो कि आपका भी सिलेबस हट चुका है तो मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल, ओके। सो ये 3 तरह के प्लांट बने कैसे थे, किस वजह से बने थे? फोटो पीरियड ही तो रीज़न था ना, कि कुछ और रीज़न था? कुछ और रीज़न था मैम, याद तो आ रहा है कुछ, नहीं यही था, फोटो पीरियड ही था, मैं कंफर्म कर देती हूँ, ठीक है। और एनिमल्स में कैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, आप देखोगे माइग्रेटरी बर्ड सीजन के हिसाब से इधर उधर करते हैं,
तो फोटो पीरियड मतलब क्या, सनलाइट, ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑब्वियसली माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए, हाइबरनेशन में जो जाते हैं, तो वो लोग को भी तो लाइट, ड्यूरेशन, टेम्परेचर, ये सब तो इफेक्ट करता है ना, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि फोटो पीरियड इफेक्ट करता है किसको, दोनों, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एलिवेटेड डाइवर। ये क्विज 2 शुरू होगी, क्विज 2 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज क्विज 2। एलिवेटेड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, ये थोड़ा लैंग्वेज का खेल है, ओवर अच्छा बिल्कुल ब्यूटिफाइंग वर्ड्स डाल के वी आर ट्राइंग टू जस्ट कंफ्यूज यू, नथिंग मोर देन दैट। सिंपल एनसीईआरटी के लाइन के बेस पे है, जो कि सेकंड पैराग्राफ में है, ठीक है, फर्स्ट पेज का ही। द डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट फॉर रिसर्च पर्पस, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। द एलिवेटेड डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड इन डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि ये डेंस फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रही है। द प्रेजेंस ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इकोलॉजिकल नीश एंड माइक्रो हैबिटेट्स फॉस्टरिंग द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ स्पीशीज। ऐसा तो होता है फॉरेस्ट में, हाँ भाई, फॉरेस्ट में क्या कम स्पीशीज है कि ज़्यादा स्पीशीज है? इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, जो एनसीईआरटी का लाइन भी है आपका, अगर आप अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दोगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगे। घर से आप, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कोर्स में, घर से आप जब बाहर निकलते हो तो ऑब्वियसली घर में अगर 4 तरह के जीव जंतु आसपास, आप अपने आप को इंक्लूड करके बता रही हूँ, देखते हो अगर 4-5, तो बाहर निकल के थोड़ा और ज़्यादा दिखते हो। घर पे आप मतलब अगर किसी का अगर पेट डॉग नहीं है, ठीक है, इन दैट केस क्या आप लोग देखते हो कि मतलब गाय वाय सब अंदर आके तो बैठे हुए, ऐसा नहीं है ना, तो हर किसी घर में नहीं होता। तो आप घर में मान लीजिए 4 तरह के जीव देखते हो, छोटा चूहा एंड छिपकली एंड एवरीथिंग एंड कॉकरोच, ठीक है, जो आपको परेशान करता है। ऑल दीज थिंग्स व्हाट यू डू, वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर होम, आपको ज़्यादा जानवर दिखते हैं आसपास, ठीक है। आप उससे भी ज़्यादा जाओगे, जंगल में चले जाओ, फिर देखो एकदम शेर भैया, बाघ भैया सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जब एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हो, आपको नंबर ऑफ स्पीशीज एनकाउंटर्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन दैट केस ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिडक्शन इन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ड्यू टू एबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। ये तो कहीं से लिंक्ड अप नहीं है, ठीक है। ये कंपटीशन वाला थिंग अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन फॉरेस्ट एरिया, वही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो नहीं, ये काम का नहीं है हमारा, ये दोनों गलत हो गया। द रेस्ट्रिक्टिव लिविंग कंडीशंस दैट परमिट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, अनर्थ पाप है ये तो, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज तो कहाँ से हो सकता है फॉरेस्ट में, आपके घर में नहीं होता है। बताओ मैम, दिन रात इधर उधर चूहे दौड़ रहे हैं, दिमाग खराब करते हैं, सोने नहीं देते हैं, ये कितनों को दिक्कत है ना, चूहा की दिक्कत बिल्कुल, इट्स इरिटेटिंग। हाँ, कॉकरोच इज ऑल्सो इरिटेटिंग, लिजर्ड इज ऑल्सो इरिटेटिंग, एवरीथिंग इज इरिटेटिंग। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो मतलब हमारे हिसाब से क्या हो गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम, सीधी बात है, एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम बढ़ाएंगे एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, तो स्पीशीज एनकाउंटर्ड भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यही लाइन है इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर कंसेप्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर आपने जाना है, ठीक है, क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कैसे सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इट हेल्प्स लिमिटिंग द वेरिएबल नेचर ऑफ नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। येस, वेरिएबल नेचर तो होता है, ठीक है, नेम्स का वेरिएबल नेचर होता है, इसीलिए तो वही चीज़ तो वो लिमिट करता है, ठीक है। क्या लिमिटिंग करता है, इट हेल्प्स इन लिमिटिंग, मतलब कि कम करने में हेल्प करता है अलग अलग नाम को, तो कम से कम नाम बनाने की कोशिश करता है, मतलब एक नाम बनाने की कोशिश करता है नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस। इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम वर्ल्ड वाइड। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इट प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल, नाम का स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, एनसीईआरटी का 2 कॉपी लाइन है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट करता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यूनिवर्सली एक नाम से जाना जाएगा तभी तो पहचानोगे, अलग अलग नाम हर कोई अलग अलग बोलेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये क्या है वो क्या है, ठीक है। तो हम हवा में ही हम बात करते रहते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ अच्छा किया। इट हेल्प्स इंक्रीज लोकल नेम्स। इंक्रीज, यही तो गड़बड़ है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा गलती से भी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज तो गलती से भी नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस ऑलवेज डिक्रीजेज, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द लोकल नेम, इनफैक्ट डिक्रीजिंग नहीं है, एबॉलिश करने में हेल्प करता है, क्योंकि लोकल नेम का वैल्यू फिर नहीं रह जाता है साइंटिफिक लेवल पे। साइंटिस्ट फिर आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाले नाम का ही जिक्र करते हैं अपने डिस्कशंस में, ओके। सो अकॉर्डिंग टू अस ए बी सी आर करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा गंदा सा असर्शन दिख रहा है, बताओ, इसका भी दिन बुरा आ गया ना। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइड। ओके, करेक्ट है, डिस्क्राइब किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तभी तो नॉमेनक्लेचर होगा।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंश्योर्स दैट द नेम इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये बात तो, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप नेम कैसे करोगे? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहचान ही नहीं रही हूँ, मैं आपका नाम क्यों लूंगी? मैं क्यों जानने में इंटरेस्टेड होंगी भाई? और मुझे कैसे पता चलेगा कि जो नाम मैं ले रही हूँ वो आप ही हो? पहले तो मुझे अपने दिमाग से पहचानना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर मेरा स्टूडेंट सामने आता है तो मैं तो पहले उसे जानूंगी ना, हु इज ही, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा ये है ये है, अच्छा दिखने में एटलीस्ट ऐसा है, आइडेंटिफाई तो करूंगी कि दिखने में ऐसा है, उसके बाद तो फिर मैं उसका नाम पे जाऊंगी, राइट। तो नेमिंग तभी पॉसिबल है जब आइडेंटिफिकेशन हो। तो सेम गोज फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द प्लैनेट। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट इंश्योर्स that name is associated to a specific organism. मतलब option A is correct, both A and R are correct and the reason is the correct explanation, ठीक है। हमेशा ट्राई करिएगा ये चारों ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है कई बार ऐसा ही पैटर्न में ऑप्शंस आते हैं बट कभी कभी वर्ड्स का इधर उधर हो जाता है एग्जाम में, ठीक है, वो कर देते हैं ताकि पता है कि बच्चे लोग तो पढ़ेंगे नहीं, बच्चे लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस को, तो उनको ऑटोमेटिकली लग रहा है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ होगा, बट नहीं, आप एक बार जरूर रीड करिएगा। कभी कभी भी ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार ऑप्शन को रीड जरूर करिए, एक बार ही सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम इज करेक्टली रिटन एज पर द रूल्स ऑफ बिनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए ये तो अच्छा है, ये इस पर डिस्कशन हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन हो सकते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिन, अब आपको गलती निकालना है हर एक में, सोचिए क्या गलत है इसमें। गलत है कुछ? बिल्कुल गलत है, सब कुछ सही लिखा है, आई यहाँ गलत है, एल यहाँ गलत है, ठीक है, बहुत सारी गलती है। और भी एक चीज़ गलत है जो आपको बताना है, आपको अभी सोच के रखिए दिमाग में, अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ। मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक ही लग रहा है ना आपके मन में? तो बोला ठीक ही लग रहा है मैम। चलिए नेक्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका लिन, फर्स्ट टू वर्ड्स अंडरलाइन सेपरेटली। क्या यहाँ पे अंडरलाइन सेपरेटली होना चाहिए था क्वेश्चन में? नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका लिन फर्स्ट टू वर्ड्स इटैलिसाइज्ड। चलिए ये अब आपको सारा मतलब समझ में आ जाएगा, पूरा रूल जो भी है एक साथ ही, ठीक है। आप मुझे बताइए इतना बात कि मैंगीफेरा इंडिका जब मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि आई एम राइटिंग फ्रॉम माई हैंड, ठीक है भाई, मैं हैंड रिटन है, ये चीज़ें क्या है, दिस इज व्हाट हैंड रिटन, ठीक है, दिस इज नॉट समवेयर एल्स, ठीक है, ये क्या है, दिस इज हैंड रिटन। तो इसका मतलब हैंड रिटन में आप अंडरलाइन कर सकते हो, पर क्या ये क्वेश्चन प्रिंटेड है? क्या ये हैंड रिटन है या प्रिंटेड है? आप वो मत सोचिए कि टाइप किसी ने किया तो वो हैंड, नहीं नहीं, वो प्रिंट हो गया ना, वो टाइप होने के बाद इफ यू पुट इट आउट इन अ पेपर तो वो तो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रिंटेड है, इसका मतलब इसको इटैलिसाइज होना चाहिए था, इसको इटैलिक्स में होना चाहिए था। दैट मीन्स करेक्ट वे ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इस क्वेश्चन में उसको लिखा हुआ ऐसे होना चाहिए था, ओके, मैंगीफेरा। तो क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, टाइपिंग इशूज़ कुछ है, तो इन दैट केस इन्होंने बोला कि वो फर्स्ट टू वर्ड्स इटैलिसाइज होना चाहिए, तो डेफिनेटली फर्स्ट टू वर्ड्स ही सिर्फ इटैलिसाइज होना चाहिए। मैं कंफ्यूज करने के लिए ये भी आपको बोल सकती थी, चलिए मैं पूछ ही लेती हूँ। एक ये मैंने लिखा है, ठीक है, और एक मैंने लिखा है, मान लीजिए कि ये प्रिंटेड ही है, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब कि पूरा इटैलिक्स में है, सब कुछ इटैलिक्स में है। क्या करेक्ट है? फिर गलत हो जाएगा ये वाला चीज़ सही है, क्योंकि लिन को नहीं करना हमें इटैलिक्स में, सिर्फ दो, फर्स्ट जीनस एंड स्पीशीज नेम, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट ही आपका होगा इटैलिसाइज या अंडरलाइन, जो भी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली एज पर देयर, चलिए मैच करना है, ठीक है, मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। व्हाट इज दिस? टेबल, टेबल, टेबल याद आया कुछ? लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट टेबल, तो पोल्स के साथ क्या है? पोल्स, दिस इज ऑन ऑर्डर और नॉट, ये ऑर्डर है भाई साहब, दिस इज ऑर्डर, तो ये ऑर्डर याद रखना है आपको। कॉन्वोल्वुलेसी, इसका क्या था ट्रिक हमारा, बताइए, किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो याद करिए, रिकॉल करिए, बताइए मुझे, हमने क्या पढ़ा था? पी सी एंड एस, PCS क्लियर करेंगे तो ऑर्डर दे पाएंगे, राइट। तो पी से क्या था भाई? पॉलीमोनाइल्स, पी से पॉलीमोनाइल्स था, सी से क्या था? कॉन्वोल्वुलेसी, ओके, एंड एस से क्या था? एस से सोलेनेसी। याद आया ट्रिक? कुछ थोड़ा थोड़ा तो याद आया ही होगा, है ना। तो ये PCS PCS क्लियर करने के बाद आप ऑर्डर दे पाओगे, तो दैट मीन्स दीज आर अंडर द ऑर्डर
Polymonails, convolvulaceae family and Solanaceae family comes up. इसका मतलब इधर क्या होगा आंसर भाई, इधर होगा आपका पॉलीमोनाइल्स, ठीक है। जो रिलेटेबल वो आपको मैच करना है। कैनिडे, अब मुझे बताइए कैनिडे कहाँ आएगा। कैनिडे इज अ फैमिली, ठीक है, और इस पे इससे मिलता जुलता क्या दिख रहा है आपको, दो ही ऑप्शन हमारे पास, एक सैपेंडेल्स से कार्निवोरा। अब सैपेंडेल्स तो आपको पता है कुछ तो ये प्लांट से रिलेटेड है, तो हमने क्या किया, कार्निवोरा डाल दिया यहाँ पे। ऐसे भी कार्निवोरा आपको, अगर आपको याद होगा, दिस इज एन एनसीईआरटी, कार्निवोरा इज एन ऑर्डर। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर कौन से दो फैमिली आते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। अभी अगर किसी ने नहीं दिमाग में आंसर दिया है ना, तो पाप लगेगा आप लोगों को। ये पाप वाला काम नहीं करना है मैडम, हमें तो याद है। कार्निवोरा में कैनिडे एंड फेलिडे। कितना बोर हो गया होगा ना पढ़ पढ़ के, उफ, कैनिडे फेलिडे। बीच बीच में बातें क्या करेंगे लंबे लंबे सेशंस में, भी तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप बोर मत होइए, आपको पढ़ते रहना है अच्छे से बस। एनाकार्डिसी, ठीक है। अब ये क्या याद करिए, टेबल याद आ रहा है, बिल्कुल सारे पेज पलटे, लास्ट में ये टेबल है मैम, कुछ याद आ रहा है टेबल। तो जब टेबल याद है तो आप बताइए मुझे कि ये किसके लिए था, ये किस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए था, मैंगीफेरा इंडिका। इतना हम बात कर रहे हैं ना, आम, मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आ जाएगा क्या यहाँ पे, दैट मीन्स सैपेंडेल्स। क्या है, ऑर्डर है, सैपेंडेल्स इज एन ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर के वजह, अनाकार्डियेसी क्या है, फैमिली है, दिस इज फैमिली। जनरली जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा है वो ऐसे ही किया है ताकि ये फैमिली हो, जस्ट वन पोल्स इज एन ऑर्डर, ठीक है। तो सामने ऑर्डर लिखा हुआ है। सो आई गेस दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल टू यू, और सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर दो क्विज के बारे में। बाकी क्विजेस जब मैं डालूंगी फिर नेक्स्ट डिस्कशन होगा। स्टे ट्यून्ड, आपको हर एक लेक्चर बिना लेट किए देखना है। हर दिन मैं 2 लेक्चर डालूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं क्यों एक गो में नहीं कर रही हूँ, आपका दिमाग थकेगा। आई डोंट वॉन्ट योर ब्रेन टू गेट दैट टायर्ड कि आपका नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर आपको कुछ समझ ही ना आए। इससे अच्छा आप एक लेक्चर मेरा अटेंड करिए, एक लेक्चर के बाद जाके थोड़ा सा 5 मिनट का कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद थोड़ा एक गाना सुन के आगे बैठिए, दोबारा करिए। इसका बस इतना ही पर्पस है कि आप जब दोबारा करने बैठेंगे सेकंड पार्ट को, तो फिर वो सेकंड पार्ट भी उतनी ही एफिशिएंसी से आपको कंप्लीट करना है जितना आपने फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू जस्ट कंप्लीट एवरीथिंग। मैं आपको दिखा देती हूँ, वी हैव बिन डिस्कसिंग इंटायरिटी ऑफ थिंग, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप अगर बैठ के आराम से अपने एनसीईआरटी के साथ बैठ के यहाँ पे बस आपको देखते रहना, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। आप अगर ये सब कर लोगे, इट्स जस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो अगर आप ये सारे कोर्सेज को देखना चाहते हो प्रॉपरली, तो आप डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करिए। यूट्यूब पे भी कुछ फ्रीली अवेलेबल है, बट वेबसाइट पे आपको कंप्लीट ये कोर्स आप एनरोल करने से सारे टेस्ट पेपर्स, सारे क्वेश्चन, सारे लेक्चर्स एज वेल एज मॉक टेस्ट आप अपीयर हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू विजिट वेयर, यू हैव टू विजिट msedusphere.com। प्लेलिस्ट पे आप विजिट करिए, क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा गाइडिंग वीडियो, हाउ टू एनरोल इन द कोर्स ऑल्सो, ओके। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।